हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास में हम देख रहे हैं हमारे अतीत, जो हमारी पुस्तक है उसी में चैप्टर चल रहा था क्या बताती है कब्र और किताबें। तो किताबों से संबंधित जो आपकी चीजें थी उनको तो हमने बेसिकली गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख लिया था कि क्या बता रही हैं बेसिकली आपकी खबरें किताबें। तो हमने ऋग्वेद के विषय में पूरा पढ़ा कि ऋग्वेद क्या है, वेद क्या है, कैसे उनको लिखा गया है, क्या उनमें आपकी ऋचाएं हैं, स्तुति किस स्थिति में है, संवाद कैसा था, कहाँ पर रचे गए ये वेद हैं, इन सभी को हमने गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से आपका इन सबको देख लिया था। आज बेसिकली जो हम इसमें बात कर रहे थे, हम कर रहे थे महापाषाण, और हम लोगों ने कल यहाँ शुरू भी किया था। हमने देखा था कि महा का मतलब बड़ा होता है, पाषाण देखा, जानवरों के विषय में पढ़ा, कैसा था, इनकी पूरी कहानी को, कहाँ पर ये चीजें थी, इन सभी को देखा। और हमने पोर्ट होल के विषय में देखा कि कब्रें कैसी बनाई गई थी। कुछ विशेष कब्रें थी, कुछ आपकी सामान्य थी, कुछ कब्रों में आपके सोने चांदी जैसे कुछ आभूषण मिले हैं, और किसी में आपके मिट्टी के बर्तन हैं जो उनकी सामाजिक स्थिति को आपका दर्शाती हैं। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी चीजों को इनमें गौर करके आपका देख लिया था, और जो है एक एक करके हमने इसमें बात भी कर लिया था कि किस तरह की चीजें हैं, क्या है ये सारी चीजें। तो इनको हमने गौर कर लिया। ये देख लिया महापाषाण के विषय में। लोगों की असमानता के विषय में हमने पढ़ा कि असमानता का पता कैसे चला है। तो जब हमने आपका जो इनकी कब्र थी और इन कब्रों की जब हमने आपस में तुलना करी, तो तुलनात्मक रूप से हमने देखा कि जब किसी व्यक्ति को आपका दफनाया गया था तो उसके साथ सोने के कुछ आपके मन के कुछ संग पाए गए, जबकि दूसरी के साथ कुछ आपके मिट्टी के बर्तन, जो ये बताता है कि ये शायद व्यक्ति अमीर और गरीब रहा होगा या उसका कुछ आपके फॉलोवर रहे होंगे। तो इस तरह से हमने देखा। अब कुछ परिवारों की खास आपके तरह की क्या थी, उनकी कब्र थी। हमने पोर्ट हॉल के विषय में पढ़ा था, और पोर्ट होल से हमने देखा था कि किस तरह से पोर्ट होल से जो है एक ही परिवार के लोगों को उस रास्ते से आप कब्र में तो आपका दफनाया जाता था। और उस कब्र के स्ट्रक्चर्स को हमने पूरा देखा कि कैसे आपका लंबे सीधे पत्थर लगे थे, फिर उसके बाद छोटे छोटे पत्थर, फिर उसके बाद बड़े पत्थर आपके लगे हुए थे। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। जीआईसी सरानी खेत, यस सर। आपका नाम क्या है? साइंस मुंबई। चलिए यहां से पढ़िए। इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग को पर्याय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाया गए शव के पास रख दिया जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े गड्ढे संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का?
कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समय के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हरिस्त्रों की जांच है। चूंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समय कंकालों को आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज लगभग 2000 साल पहले चर्क नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्हें चिकित्सका साक्षर पर चक्र संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हृदय होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डी स्तरों से काफी ज्यादा है। संभवतः चर्क ने अपनी गिनती में दांत, हृदय के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। बहुत बढ़िया। आप बैठ जाओ, कोई और बच्चा पढ़ाएंगे, अभी नंबर लगाएंगे दूसरा, थोड़ी देर बैठ जाइए ताकि मैं आपको समझा पाऊं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब खाली पढ़ने से नहीं है, हमको समझना भी है। देखिए, एक गांव मिला है हमको। बेसिकली आप जगह जैसी पढ़ रहे थे, जैसे आपने भीमगिरी पर्वत के विषय में पढ़ा, हड़प्पा, सिद्धू, मोहनजोदड़ो के विषय में पढ़ा, लोथल, कालीबंगा के विषय में पढ़ा, ऐसे ही हमको एक क्षेत्र मिला है जिसको हम देख रहे हैं, गांव है इनाम गांव। कह रहे हैं अगर आपको देखना है तो मानचित्र दो, अब परस चेहरे पर आप खोज लो इनाम गांव को, तो आपको जो इमेज है साफ हो जाएगी कि कहां पर है इनाम गांव। जैसी बछवा बांध के बच्चे सामने देखे दोनों बेटे, ध्यान दीजिए सामने, ठीक। यह है, अब कह रहे हैं कि जो भीमा एक आपकी नदी है, भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की जगह है, जहां पर 3600 से 2700 पहले लोग रहते थे। ये रहने का समय पीरियड बता रहे हैं वो आपके भीमा की नदी के बीच कि लोग कब रह रहे थे, या तो 3600 साल पहले या 2700 साल पहले, इस बीच में क्या थे लोग आपका रह रहे थे। क्लियर है। यह वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा दफनाया जाता था। वयस्क का मतलब होता है जवान जो लोग होते थे, अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो गड्ढे में उनको सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर कहां होता था, उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। और कह रहे हैं बहुत से लोगों को कहां दफनाया गया है, आपका जो घर है घर के अंदर ही आपका दफनाया गया है। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रखे जाते थे। यानी कि उन बर्तनों को रखा गया था जो शायद वो खाने पीने में यूज करता होगा, तो उसके साथ उसको कब्र में साथ रख दिया। ठीक। अब देखिए कुछ ऐसी भी जगह मिली है, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में, 4 पैरों वाले संदूक का मतलब समझिए, मान लीजिए इस तरह का उन्होंने कोई आपका संदूक बनाया है, ठीक है, एक पैर उसका ये हो जाएगा, एक साइड ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बीच में भी आपका दफनाया गया है। मिट्टी का संदूक बनाया और उसमें आपका दफना दिया। बस्ती के में बसा यह घर सबसे बड़ा घर में से एक था। और कह रहे बस्ती जो गांव था, जिस तरह की बसागत दिख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा हमको दिखाई देता था। क्लियर है। अब देखिए इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था जो सबके पैर मुड़े हुए थे। और कह रहे कि एक जगह ऐसे भी देखी जहां गोदाम था और जो सब था उसके पैरों को मोड़ कर लिटाया गया था। वो बीमार रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, इसके पीछे की हम कहानी जो है हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। आगे देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। देखिए छोटे
छोटे आधार पर एक छोटे बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जाता है। इसको विशेष करके ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो आप देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कंकाल के आधार पर कि कोई स्त्री है या पुरुष है। अब कह रहे हैं कि अगर छोटा कंकाल हुआ तो हम कंकाल देखकर बता सकते हैं कि बच्चे का कंकाल है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये कंकाल आपका बच्ची का है या बच्चे का, उसमें हम फर्क नहीं कर सकते। लेकिन हम यह पता लगा सकते हैं कि अगर कोई हमको कंकाल मिल जाए कि वो स्त्री का है या पुरुष का, इसके बीच हम डिफरेंस जरूर कर सकते हैं। और डिफरेंस करने के साथ लोग कैसे डिफरेंस करते हैं, मान लीजिए कोई कंकाल मिला, उस कंकाल के साथ कोई गहना मिल गया तो हम मान लेंगे कंकाल किसका था, महिला का। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जो क्या करते थे, अक्सर आभूषण पहनते थे, तो उनको भी हमें ये सारी चीजें हमको दिखाई देगी। कंकाल लिंग पहचानने का बेहतर अस्थियों की जांच है। अगर आपको पहचानना है कि इनका जेंडर क्या है, तो सबसे बढ़िया जो हड्डियां हमको मिली हैं आप उन्हें जांच के लिए भेज दीजिए, उससे कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कि कूल्हा जो होता है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है। क्या होता है, जो आपका कूल्हा होता है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है। तो हम इस आधार पर अध्ययन कर सकते हैं या कह सकते हैं कि ये कंकाल स्त्री का है या पुरुष का। ये कंकालों को आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले एक हमारे यहाँ डॉक्टर हुए हैं, उनका नाम है चरक। हम उनको विद्वान बोलते हैं, देखिए वैद्य कहते हैं बेसिकली, चरक। और इनकी एक फेमस पुस्तक है चरक संहिता। देखिए चरक ने एक अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता, और कह रहे हैं कि चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 307 अस्थियां हैं। ठीक, यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में 206 से काफी ज्यादा है। अब देखिए आपका चरक ने कितनी बताई, 360। हमें कितनी मिलती है मॉडर्न साइंस में, 206। अब कह रहे हैं कि संभवतः ऐसा हो गया होगा कि चरक ने दांतों को गिन लिया होगा और जो अस्थियां हैं, जोड़ हैं और कॉर्टिलेज जो हैं, उन सबको ऐड कर कर बता दिया कि अगर हम टोटल बात करें हमारे शरीर में तो आपको 360 आपको हड्डियां मिलेंगी चरक के मुताबिक। लेकिन मॉडर्न साइंस में हमारी बॉडी के अंदर कितनी है, 206 हड्डियां बनी हुई, उनसे स्ट्रक्चर हमारे पास है। ठीक, अब देखिए तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्हें इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी, चरक के विषय में पूछ रहे हैं कि उनको कैसे पता कि इतना सब कुछ हुआ होगा उनके शरीर में। तो ये सारी चीजों की जरूरत आपको पूछने के लिए। चलिए देख लीजिए एक बार। देख लिया, चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए जीआईसी बछुआवान, आप खड़े हो जाए, दोनों में से एक बच्चा कोई भी। बहुत बढ़िया, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बेटे आप शुरू करें। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियां पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती है। इन प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ।
एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवर की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होगा? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी। ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी कर देते। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठ कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी के हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। चैप्टर आपका समाप्त हो गया। जीएससी बसवान के बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बैठ जाइए। देखिए, हमने चैप्टर को पढ़ा, उधर हम देख रहे थे आपका बेसिकली नाम गांव को। समझे? ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो हमने क्या देखा कि हम देख रहे थे कि यहाँ के लोग क्या काम धंधे कैसे करते थे बेसिकली। तो हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यहाँ लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर, तिल, ये सारे बीज हमको मिले। हम कह सकते हैं कि लोग इनका एग्रीकल्चर करते होंगे, इनको अपने खाने में प्रयोग में लाते होंगे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर आपके काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। अब हड्डियों पर क्या मिले हैं? कट के निशान मिले, जिन्हें हम कह सकते हैं कि शायद ये लोग खाते होंगे इनको। क्लियर है? गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मिरग, कहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डी पाई गई है। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां इकट्ठी की आपके करते थे। यानी कि इनके पास खाने के लिए बहुत कुछ और बहुत अच्छी मात्रा में आपका पर्याप्त रूप में इनके पास था। तो बेसिकली जो चैप्टर है आपका पूरा समाप्त हो गया है यहां तक। एक अन्य जानकारी हमको मिल रही थी जो बच्चे ने पढ़ा, इसमें कह रहे एटलस में आप चाइना को देखो, और चाइना में क्या था कि संभव हम ये कह सकते हैं जो आपकी लेखन कला शैली है और सबसे पहले अगर आप देखोगे वो चाइना में विकसित हुई है। क्लियर है? और अगर प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो चाइना, जापान और आपका कोरिया ये सबसे पुराने रहे हैं। ठीक? ये जानवरों की हड्डियों पर लिखते थे, उनको आग में गिरते थे, फिर वो आपका फटती थी, उनसे एक आवाज निकलती थी और उसको भविष्यवाणी सुन के रूप में सुनते थे, फिर उसको मीनिंग लगाते थे। इस तरह से वो हड्डियों पर लिखते थे, जो आपको इमेज दिखाई गई है, और इसको फिर आग में डाल देते थे। जब ये आपका चटकती थी तो इनसे आवाज निकलती थी और उस आवाज को सुनकर वो भविष्यवाणी के बारे में लिखते थे। तो बेसिकली तो ये था। अब आप सबसे पहले एक बार अगर किसी बच्चों को डाउट है पूरे चैप्टर में कहीं भी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई है आप मुझसे पूछ लीजिए बच्चों, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। ठीक? अब इसी के साथ साथ ही कुछ शब्द हमने देखे थे, इन शब्दों पर हम बात करेंगे। ठीक? कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप घर से तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ आपका इसके क्वेश्चन आंसर जो बचे हैं थोड़े से मिलान देख लेंगे। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए, मैंने आपको समझाया था वेद क्या होते हैं। वेद के विषय में कितने बच्चे जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। केवल जीएससी बछवान के बच्चों को पता है? जीएससी बुग्गावाला को पता है? तो स्कूल सर ऊपर वाला जीएससी सरानी खेत, आपको वेदों के विषय में नहीं पता? हाथ नीचे कर ले जीएससी बछवा के
बच्चों हाथ नीचे कर लो बच्चों। जीआईसी सराहनीय खेद आपको नहीं पता वेदों के विषय में? प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, राजा के विषय में सबको पता है। दास, कितनों को पता दास के विषय में? एक दो बच्चों को। महापाषाण, महापाषाण के विषय में कितने बच्चों को पता है? जीएससी बछवाबान आपको पता है बच्चे क्या होता है महापाषाण? देखिए कल मैंने आपको जब लेक्चर शुरू किया था तब पहले बताया था, महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, बड़े पत्थर। दास का मतलब मैंने आपको बताया था, दस्यु से निकला है। यज्ञ के विषय में बताया था। रथ की हमने बात करी थी जब आपका विश्वामित्र आपकी बात कर रहे थे, दो नदियों से, व्यास और सतलज से। ध्यान नहीं देते आप लोग। कब्र के विषय में बताया। कंकाल क्या होते हैं? क्या होते हैं कंकाल? बहुत बढ़िया। चलिए छोटा सा होमवर्क है, अभी होमवर्क नहीं बल्कि है ही करना है क्लास में। आप इसे अपनी कॉपी पर लिखिए। ये लिख रहा है ना, निम्नलिखित का सुमेल करो, यानी कि सही मिलान करना है। अपनी अपनी कॉपी में लिखें और आप मुझे, जो बच्चा पहले कर ले अपनी सीट से हाथ खड़ा करे और मुझे आपका माइक लेकर बताए, फिर मैं आपका मिलान करूंगा। चलिए जल्दी करिए, सारा पढ़ा हुआ चैप्टर है पूरा, जल्दी करें, मैं आपको ध्यान दूंगा आराम से, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जीआईसी कोट कंडारा आप भी करें, जीआईसी बुकावाला, जीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी लक्ष्मण झूला, करिए करिए करिए। पता लगे कि सूक्त का मतलब क्या है, रथ का मतलब क्या है, यज्ञ का मतलब क्या है, दास क्या है, महापाषाण क्या है। इसलिए मैं कहता हूं आप जब चैप्टर को पढ़ें शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। करिए। चलिए कितने बच्चों ने कर लिया? हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। चलिए माइक लें जीआईसी बछवाबान और बताएं। चलिए माइक ले लीजिए। बहुत बढ़िया। और सब स्कूल के बच्चे देखें, अभी ध्यान दें सामने। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सूक्त का मतलब बताइए। अच्छी तरह से बोला गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। रथ का मतलब बताइए। युद्ध में प्रयोग किया जाता था। बहुत सुंदर। यज्ञ का मतलब बताइए। अनुष्ठान। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। चलिए दास का मतलब? गुलाम। बहुत सुंदर। और महापाषाण का मतलब? सजाए गए पत्थर से। नाम बताइए अपना एक बार। पीयूष। पीयूष, आपके लिए तालियां, ताली बजाएंगे सभी बच्चे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सब बच्चों आपके लिए बजाएंगे ताली। जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, आप सभी बच्चे इस तरह से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बैठ जाइए। चलिए ध्यान दें। जिन बच्चों ने नहीं बना, देखिए मैंने कुछ नहीं बताया, बच्चे ने बताया और मैंने मिला दिया, बिल्कुल सही मिलान है उसका। आप कॉपी करें। देखिए अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और आप चीजों को ध्यान देंगे, मैं नहीं मानता कुछ भी ऐसा कठिन है। बस जब भी आप पढ़ें आपका ध्यान पूरा रहना चाहिए क्लास में। ध्यान दें, पढ़े सभी बच्चे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो फिलहाल हमने इसमें इतना ही देखते हैं। बाकी छोटा सा होमवर्क और है जो मैं आपको दे रहा हूं। निम्नलिखित आपके वाक्यों को वो आपको पूरा करना है, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए 2-3 कर लीजिए, जितना करना चाहें, 1-2 कर लीजिए। देखिए इसमें है डैश डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जो दास थे बेसिकली दासों का इस्तेमाल किस लिए होता था। तो आप यहां लिख सकते हैं जो मालिक है ना, मालिकों की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। और जो दास बने हुए थे, जो गुलाम थे, कौन थे गुलाम? जिनको युद्ध में आपका बंदी बनाया जाता था, हम उनको तो गुलाम कहते हैं। ये क्या थे? आपके गुलाम थे। चलिए देख लिया। डैश डैश में महापाषाण पाए गए थे। कहां पाए गए थे? दक्खन में, दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्व में। महापाषाण का मतलब बड़े पत्थर नहीं बनाया, ध्यान दीजिए। डैश डैश लिखा है, में पाए जाते थे। तो वो क्षेत्र पूछ रहा है, वो क्षेत्र कौन सा होगा? आपको ध्यान देना है, दक्षिण पूरा भारत, दक्षिण भारत और साथ में उत्तर पूर्व। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।